हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष है। दोस्तों वह पल आ गया जिस पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज की एक बेहद फेमस संस्था जो कि एंडीज नाम से प्रचलित है, उस संस्था की एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य आदरणीय वत्सला मैम इस वक्त हमारे साथ हैं। और वत्सला मैम का जिक्र हो ही गया है तो आपको बता दूं, एंडीज कोचिंग में मैम पढ़ाती हैं। पॉलिटिकल साइंस की एक बेहद फेमस टीचर हैं और स्टूडेंट इनकी टीचिंग स्टाइल को बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों एंडीज कोचिंग का जिक्र हो ही रहा है तो आपको ये भी बता दूं कि एंडीज कोचिंग पद्माकर सर के निर्देशन में चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बेहद धन्यवाद आपका। दोस्तों मैम से मेरा पहला सवाल ये है, मैम आपकी यात्रा एंडीज परिवार में कब से शुरू हुई, साथ ही आपको कैसा लगता है, क्योंकि प्रयागराज में एंडीज नाम काफ़ी फेमस है और आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अपना जो इनिशिएटिव लिया है एज ए विद्यार्थी, आप मेरे क्लास के एक अच्छे विद्यार्थी हैं, प्रवक्ता की क्लास के, और आपने कहीं ना कहीं किसी से भी प्रेरित होकर जो ये अपना प्लान बी शुरू किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आप इस पे इसी तरह काम करते रहिएगा, क्योंकि वास्तव में इस समय भारत को ऐसे ही युवाओं की आवश्यकता है जो अपने अध्ययन के साथ साथ अपने कर्म के और अलग अलग प्रधान जहाँ से कहीं से भी वो निखर सकता हो उसमें अपने आप को निपुण कर सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको। और जैसा कि आपने परिचय दे ही दिया मेरा, तो आपका जो सवाल था कि इस संस्था से जुड़ के आपको कैसा लगा, वास्तव में ये एक संयोग ही था कि जो मेरा इस संस्था से जुड़ाव हुआ, मेरी सर से मुलाकात हुई थी, संस्था के जो ओनर हैं श्री पद्माकर सर से, और हमारे बीच जो 2-4 मिनट की वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, उसी से वो प्रभावित होकर उन्होंने मुझे ये प्रपोज़ल दिया। तो वास्तव में उससे पहले मुझे लगता भी नहीं था कि मैं अभी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये मुझे पता था क्योंकि मेरे पिताजी का अपना विद्यालय है, अपनी संस्था है, तो मैंने कमोबेश कभी ना कभी वहाँ क्लासें ले रखी थी बच्चों की। तो बच्चों का रिस्पांस बड़ा अच्छा होता था, हमसे पढ़ के उन्हें अच्छा लगता था, तो इतना पता था कि पढ़ाऊँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जब सर ने कहा तो मुझे लगा कि ठीक है, देख ही लेते हैं। और संयोग बस मैंने पढ़ाना शुरू भी किया। तो शायद यही जीवन का भी एक चैलेंज होता है कि मुझे पढ़ाने के लिए वो विषय ऑफ़र नहीं हुआ जिस विषय में मेरी थोड़ी निपुणता थी, थोड़ी पारंगतता थी या अच्छी तैयारी थी। मैं एक कला वर्ग की विद्यार्थी रही हूँ और मुझे जिस विषय में पढ़ाने का ऑफ़र मिला वो विषय विज्ञान वर्ग का था, जीव विज्ञान, आप बायोलॉजी के नाम से जानते होंगे। पहली क्लास मैंने टेट सुपर टेट की क्लास ली थी जो कि जीव विज्ञान के विषय पर आधारित थी, लेकिन वो अपने आप में एक ऐसा चैलेंज था। जिस दिन मुझे पढ़ाना था उसके एक दिन पहले की जो रात थी, उस समय बस मन में एक यही प्रश्न कहें या खुद से ही सवाल आया था कि ये जीवन है कि वास्तव में आप जिसमें सबसे अच्छे होंगे, आपको दुनिया में ऑफ़र उसमें शुरुआत में नहीं मिलेगा, आपको वहाँ ऑफ़र मिलेगा जहाँ आपको चैलेंज होगा। लेकिन समय के हिसाब से अगर आप चैलेंज स्वीकारेंगे तो फिर आपकी जहाँ आप थोड़े आसान हैं, जहाँ थोड़े आप रिलैक्स होते हैं एक्सप्रेस करने में, वहाँ तक भी आप पहुँच जाएंगे। तो मैंने उस चैलेंज को स्वीकारा। मैंने जीव विज्ञान की पहली क्लास ली और उस क्लास का रिस्पांस बहुत अच्छा था, जिस रिस्पांस से सर भी बहुत प्रभावित हुए। और फिर उसके बाद फिर मेरा जो विषय, शायद मेरा जो जीवन है राजनीति विज्ञान, उसकी क्लासेस मुझे मिलना शुरू हुई। और आप सभी जैसा कि जानते हैं, लगभग इस चैनल पे जितने विद्यार्थी होंगे या जो भी अभी सुन रहे होंगे वो सब एंडीज कोचिंग संस्थान से रूबरू होंगे, संस्थान के ऑनर से भी रूबरू होंगे। ये एक बड़ा ही एक तरीके का सोशलिस्टिक संस्थान कह सकते हैं, जो बड़ी कम फीस में, मतलब विद्यार्थी से बड़ी कम लेन देन करके बहुत कुछ देता है। ये चीज़ मुझे शुरू से सर के द्वारा, जो उनके ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पता चली थी, बहुत प्रभावित की थी। और बचपन से मैंने यही सुना था कि समाज से लेना कम चाहिए, देना ज़्यादा चाहिए। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था और संस्था से जब जुड़ने को मिला तो अपने आप में ये बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा अवसर था। तो
यही था, यही शुरुआत थी। मैम अब बात दूसरे प्रश्न की है। मैम आपके टीचिंग स्टाइल को स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं, तो आप इसे किस तरह देखती हैं? आखिर क्या आप में ऐसा क्या है कि आप स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं? आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? अब देखिए, उसी स्टूडेंट में से आप भी एक हैं और ये प्रश्न शायद आपके उन्हीं मनोवेगों में से निकला होगा। तो हाँ, स्टाइल की रही बात तो हर शिक्षक की अपनी ओन स्टाइल होती है। इवन हमें लगता है हर व्यक्ति का अपना वर्जन होता है, सबका एक अपना अलग वर्जन होता है। बस आप अपने उस वर्जन पे काम करो, उसे पॉलिश करो, उसे और आगे बढ़ाओ, उसमें अपनी मेहनत झोंक दो। मुझे ऐसा लगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा ये लगा कि सबसे बड़ी जो समस्या है हम विद्यार्थियों की, मैं अपने आप को शिक्षक अभी पूरी तरह मानती नहीं हूँ, हम आप ही जैसे विद्यार्थी हैं, बस आपसे 2 कदम आगे हैं। तो हम विद्यार्थियों की एक ही समस्या है कि पढ़ते समय हमारी जो ऊर्जा है, जो मोटिवेशन है, जो मतलब वो कहते हैं ना लगन है, वो उतने ही वेग से बनी रहे और रोज़मर्रा बनी रहे, उतना ही रुचि बनी रहे। वो मैं अपनी क्लास में लाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि क्लास में ऊर्जा का स्तर उम्र से भी निर्धारित हो सकता है। तो हम सभी युवा हैं, युवा की क्लास होती है, तो उस समय ये लगता है कि चलो इतनी ऊर्जा से पढ़ाओ कि पढ़ने वाला फुल मोटिवेट होकर पढ़े। पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का रिवीजन, पढ़ने के बाद कुछ चीज़ों का रिवीजन, क्योंकि होता समझना अपनी जगह होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं तो वास्तव में जितने फैक्ट हमें याद होते हैं वही हमारे काम आते हैं। तो इसका मैं प्रयास करती हूँ कि सिर्फ पढ़ा के छोड़ नहीं देना है, बल्कि अब से प्रयागराज के हर शिक्षक को ये जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि पढ़ाने के बाद हमें याद भी करवाना है, और इस तरह शायद पढ़ा देना है कि याद रह जाए। तो यही मेरा पर्पज़ होता है कि मेरी क्लास से जब आप गेट से बाहर निकलें या रात में सोने जाएं, तो आपको 2-4 नहीं बल्कि 50 से 100 शब्द, चाहे वो मेरे द्वारा बोले गए हों या लिखवाए गए हों, पूरी तरह याद होने चाहिए। क्योंकि आप दिन भर कुछ भी पढ़े हों, रात्रि में जब आप सोने जाते हैं उस समय आपको जितना याद है बिना किताब के, बिना कलम के, दिन भर की वास्तव में वही असली पढ़ाई होती है। मैम बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और आप गाना भी अच्छा गाती हैं। शायद मुझे लगता है कि आपने क्लास में शायद किसी दिन नया वर्ष था या कोई और अवसर था, आपने गाया था, तो उसमें स्टूडेंट को आपकी आवाज़ काफ़ी पसंद आई, खासकर गाने के रूप में। और वैसे तो आपकी आवाज़ वैसे भी बहुत अच्छी है। तो मैम अगला मेरा प्रश्न ये है कि आप एक फीमेल टीचर हैं, और आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति में खासा बदलाव आया है या नहीं आया है? या प्रश्न खासकर राजनीति शास्त्र में नारीवादी एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो आप इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, रही बात गाने की, तो मेरा सबसे पहले जो वास्तव में भारतीय स्त्रियों का अपना एक स्वभाव रहा है कि भारतीय स्त्री में एक ऐतिहासिक परंपरा चली आती है कि वो सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, और उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए या उसी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हुए 2-4 हॉबी है जो एक मातृत्व होने की वजह से, महिला शक्ति होने की वजह से कुछ नॉर्मल ही अपने आप है। वो गाना भी है, नृत्य भी है, खेलना भी पसंद है। तो 2-4 ऐसी हॉबी है जो व्यक्तिगत है, जो कि अपना पैशन है, तो वो अपनी जगह है। रही बात जो महिलाओं की स्थिति है, तो बड़ी तेज़ी से महिलाएं कार्यस्थल पे पहुंच रही हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है। हालांकि हम जानते हैं कि इतिहास में अभी तक लगभग, अगर एक रिसर्च के माने, तो आधी दिमाग का इस्तेमाल इस दुनिया ने किया ही नहीं है, और वो आधा दिमाग स्त्रियों का है। तो सोचिए कि अभी तक सिर्फ पुरुषों का दिमाग इस्तेमाल हुआ है, स्त्रियों का दिमाग इस्तेमाल होगा तो ये दुनिया फिर कितना आगे बढ़ सकती है। तो ये अपने आप में प्रेरणादायक है। लेकिन हाँ, आगे और भी ये देखने लायक होगा। आप अपनी क्लास में भी देख सकते हैं या अलग अलग क्लास में भी देख सकते हैं कि अगर महिला की स्थिति क्लास के स्तर पे, क्लास तक उसकी पहुंच जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा उस क्लास से फिर आगे सफलता के मानक पे उसकी पहुंच बढ़ेगी। और इस तरह आप पाएंगे कि दुनिया में बराबर दोनों दिमाग का इस्तेमाल होगा और हम बहुत कुछ नया, बहुत कुछ इनोवेटिव देखने को पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा की बात है। उससे ज़्यादा जब मेरी क्लास के स्टूडेंट मुझे दे के प्रेरित होते हैं तो वास्तव में मेरी फीस वहीं वसूल हो जाती है। मैम अगला प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में आपकी एक प्रैक्टिस सेट पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसके बारे में हमारे यूट्यूब फैमिली को कुछ बताइए आप। हाँ बिल्कुल, आप सभी जानते हैं पिछले रविवार को हमने उस पुस्तक का विमोचन किया। दरअसल मुझे लगता है कि ऐसा पढ़ना
सबसे ज़्यादा पढ़ना अलग बात है, लेकिन जितने प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मार्केट में कंसेप्ट की बहुत सारी किताबें थी, तो मुझे यही उचित लगा कि क्यों ना एक टेस्ट पेपर्स की कुछ सीरीज, कुछ अलग अलग एडिशन लाए जाएं जो अलग अलग एग्ज़ाम स्पेसिफिक हो। तो मैंने लगभग 2000 प्रश्नों की एक किताब की श्रृंखला तैयार की, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी लेक्चरर तक के एग्ज़ामों के लिए ज़्यादा प्रासंगिक होगा। तो बस उसी किताब के रूप में है, और उस किताब की प्रासंगिकता यही है कि वो आपके कमरे तक पहुँचे, आपको लाभ दे, और आने वाले अचानक जो 2-3 एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हो सकता है 80 से 90% प्रश्नों के उसमें पूरी तरह फंसने के चांस हैं। उसमें अलग अलग राज्यवार जो एग्ज़ाम है उनके भी जो अच्छे प्रश्न हैं जो यहाँ भी पूछे जा सकते हैं वहाँ भी रिपीट होते हैं, उसको मैंने डाला है। अन्यथा या विषय से विषयांतर उसमें कुछ भी नहीं है। तो यही उस पुस्तक का परिचय है। मैम, अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप एंडीज फैमिली से जुड़ी हुई हैं, और इस दौरान आपके समक्ष चुनौतियाँ क्या रहीं और आपके अनुभव क्या रहे हैं एंडीज परिवार में, खासकर जब आप इसमें एंटर की हैं, तो इसके बाद आपकी अनुभव क्या रहे? अनुभव तो मेरा ये रहा कि पहली बार मुझे वर्किंग होने का अनुभव मिला। वास्तव में जो भी हम पढ़ते हैं, जो एक रूम में बैठ के जिस तरह किताबों के साथ समय बिताते हैं, वो दुनिया अलग होती है। और जब आप पब्लिक प्लेस पे आके, वर्किंग प्लेस पे आके कुछ काम करते हैं, 4 लोगों से रूबरू होते हैं, सामना करते हैं, तो उसकी दुनिया अलग होती है। तो सबसे अच्छा ये चीज़ रही कि मुझे एक वर्किंग होने का अनुभव मिला, कार्यस्थल का अनुभव मिला, अपने समान मतलब महिला के साथ काम करना और महिला का पुरुषों के साथ काम करने का अनुभव मिला, जो कि बहुत ही वर्सेटाइल था, बड़ा यूनिक था और बहुत ही अनुभवी था। दूसरी बात रही कि जो संस्था के साथ जुड़ाव था, तो आप सभी जानते हैं कि संस्था कैसी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संस्था से जुड़ने से अवसर मिला कि मुझे मेरे ही ज़िले के बहुत सारे लोगों से या प्रयागराज में अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिला। यही इस संस्था का वो था। मैम, आप राजनीति विज्ञान की टीचर हैं, और आप अपने इस संस्था में जो आपकी क्लास टाइमिंग है उसके बारे में कुछ बताइए। अगर किसी स्टूडेंट को आपसे मार्गदर्शन या क्लास से संबंधित कोई भी मटेरियल या सूचना लेनी हो तो आप कैसे ले सकते हैं? देखिए, आपके पास एंडीज़ की जो भी सूचनाएं होंगी उसमें नीचे एंडीज़ के पोस्टर्स के नीचे नंबर चलते रहते हैं, तो हमारे मैनेजमेंट का नंबर है। आप उसमें कभी भी किसी नंबर पे फ़ोन करके हमसे व्यक्तिगत रूप से मेरा नंबर ले सकते हैं। आपसे के भी कमेंट बॉक्स में नंबर ले लेंगे। सुबह सर की क्लासेस चलती हैं टीजीटी की, शाम को मेरी क्लासेस चलती हैं 3 बजे से यूजीसी नेट की क्लास चलती है, और 5:30 या 6 बजे से पीजीटी प्रवक्ता की क्लास चलती है। ये क्लास का शेड्यूल है। बाकी आपको व्यक्तिगत नंबर की आवश्यकता हो या जो भी हो, तो आप उस संस्था से कॉल करके वो ले सकते हैं। तो यही स्थिति थी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सबको बता दूं, अगर आपको इस संस्था से कांटेक्ट करना है या आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, या मैम के टाइमिंग के बारे में या इनसे मार्गदर्शन लेना हो, कुछ भी इस कोचिंग संस्था से अगर आपको कोई प्रश्न हो, तो आप डिस्प्ले और इस कमेंट बॉक्स में संस्था का नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप प्रयागराज में हों, अगर प्रयागराज में आप हैं, तो आप स्वयं कोचिंग में आकर आप अपनी जो आपके क्वेरी है उसे आप पूछ सकते हैं। और मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि यह संस्था आदरणीय पद्माकर सर के सानिध्य में चल रही है, और जब से आप जुड़ी हुई हैं तब से आज तक आप इस संस्था और पद्माकर सर के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि उनका नाम प्रयागराज के साथ साथ पूरे राज्य में काफ़ी फेमस है, और उनके कार्यों को काफ़ी सराहा भी गया है। स्टूडेंट बहुत प्यार करते हैं उनसे। आप उनके बारे में या संस्था के बारे में क्या सोचती हैं? ये सही बात है कि जो हमारे संस्थान के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं श्री पद्माकर सर, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है समाज के लिए जो हम छोटे छोटे स्तर पे करने का प्रयास करते हैं, स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पे। लेकिन कोचिंग एक निजी व्यवसाय है। निजी व्यवसाय मतलब लाभ आधारित व्यवसाय होता है। ऐसा नहीं है कि पद्माकर सर या हमारे संस्थान को लाभ नहीं है, लेकिन शायद हम वही कुछ चाइना वाली पॉलिसी पे चलते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कम से कम इन्वेस्ट करके खुद भी ज़्यादा लाभान्वित होता है, लेकिन उसके कम इन्वेस्टमेंट से हमें ज़्यादा हानि नहीं होती। तो संस्थान लगभग सभी संस्थाओं से थोड़ा ज़्यादा ही लाभान्वित होता है। रही बात आप पद्माकर सर के व्यक्तित्व के बारे में पूछें, तो हमें लगता है कि आप किसी से भी पूछें तो वो एक ही शब्द में समेटना चाहेगा कि ही इज़ अ क्लास। वो अपने आप में एक क्लास हैं, एक ब्रांड हैं, और जो क्लासी है उसके बारे में क्या ही कोई कह सकता है।
मतलब मेरे पास इतने सारगर्भित अभी शब्द नहीं है कि मैं उस दार्शनिक को व्यक्त कर सकूं, अभिव्यक्त कर सकूं, जिनका दर्शन अब इतना उच्च हो चुका है कि उनसे पढ़ के एक सौभाग्य प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। और आप सब थोड़ा ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। मैंने उनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली हैं, कभी कभी ऑफिस में बैठ के जब सुनने को मिलता है या कभी कभी ऑनलाइन, तो समझ में आता है कि आप उनसे इतना प्यार करते क्यों हैं। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा ये चैलेंज रहा जब मैं भी संस्थान में आई कि संयोगवश सर ने तो बिल्कुल अपने जैसे अपने बच्चे समान, जैसे लगे कि अपनी उनकी खुद की औलाद हो और कुछ पैतृक रूप से सौंप दिया हो। तो पहली बार अमूमन निजी संस्थानों में कोई अपनी क्लासेस किसी को नहीं देता, अपनी क्लास अपने संस्थान के बगल में किसी को संस्थान खोलने नहीं देता, सेम सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं देता। लेकिन वो आपकी सारगर्भिता ही थी जो आपने अपनी ही क्लास की आधी क्लास मुझे दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, मेरी किस्मत थी शायद। और वो आपने ऐसे दिया जैसे आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो वो देख के मुझे लगा कि ये मेरी किस्मत कभी मेहनत का फल है। तो उनके बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। और मैं फिर एक बार कहूँगी ही इज़ अ क्लास, वो ब्रांड है और बस यही है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और साथ ही मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ क्योंकि मुझे आपका इंटरव्यू, आपके साथ वार्तालाप करने का अवसर मिला। और दोस्तों, आपको इस संस्था से कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। साथ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।